हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। आप सभी को पता है, हम लोग लास्ट वीडियो में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमें सीखना है कि जो थर्ड पॉलिसी थी हमारी एलपीजी के अंडर में, ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मकसद था हमारे देश के अंदर, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर। कहता है इसका ग्लोबलाइजेशन का मेन अर्थ होता है बच्चे इंटीग्रेशन, कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको पूरी दुनिया की इकोनॉमीज के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसको जोड़ना। पहले हमारी इकोनॉमी, उसमें पूरी इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी थी उसको पूरी दुनिया से वो कटी हुई थी बच्चे, ठीक है। बीच में काफी सारे बैरियर्स थे जो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, वो सारे बैरियर्स थे। फिर एलपीजी पॉलिसीज के बाद क्या हुआ, जो पॉलिसी हमारी ग्लोबलाइजेशन की है उसमें उसको पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया गया। मतलब अगर मैं सिंपली वर्ड्स में कहना चाहूं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है इसमें, ठीक है। आप शब्द को पढ़ लेना, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल या ग्लोब की बात की गई है, जहां पर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, ठीक है। ये वही वर्ड है यहाँ पर। ये फ्री, ये बाउंड्रीज से फ्री होता है, ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्रीज होती है। अब इसमें कुछ पॉलिसीज थी जो हमने अपनाई थी अपने ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के इंडियन इकोनॉमी में। वो पॉलिसीज कौन सी थी बच्चे, वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली थी हमारी इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इक्विटी है ना यार, उसका शेयर है, उसको इंक्रीज किया गया। वो 40% से इंक्रीज करके 51 या 100% तक इंक्रीज किया गया, और कुछ एरियाज में वो 100% तक कर दिया गया पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब उसका पार्ट या उसका शेयर इंक्रीज किया गया, ठीक है, किसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। सेकंड पॉइंट में वो कहता है हमारे पास कि पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, के जो इंडियन रुपीज था ना, इंडियन रुपीज था, उसकी कन्वर्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, कि हम बाकी दुनिया में जाके या बाकी दुनिया यहां पर आके उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकती है। गुड्स और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, पेमेंट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड्स की, या हमें रेमिटेंस मिलते हैं जो फैमिली एक्सपेंसेस को। देखो आपको समझा दूं मैं, रेमिटेंस क्या होते हैं। रेमिटेंस होते हैं बच्चे जो हमारे देश के लोग बाहर वाली अदर कंट्रीज में काम करते हैं ना, और वो जो पैसा वहां पे कमाते हैं और उस पैसे को फिर अपने देश में अपने परिवार या अपने परिवारजनों के पास भेजते हैं ना, तो उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं रेमिटेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट में वो कहता है लॉन्ग टर्म ट्रेड। अब जो ग्लोबलाइजेशन था उसमें उसको सपोर्ट करने के लिए एक पॉलिसी थी लॉन्ग टर्म ट्रेड की, कि कोई भी पॉलिसी बनाओ, एक तो ऐसी पॉलिसी बनाओ बच्चे जो एक तो थोड़े टाइम के लिए बने, एक जो काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए बने। उससे फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे बच्चे, वो ज्यादा पैसा लगाएंगे वहां पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है रिडक्शन इन टैरिफ, कि जितने भी टैरिफ थे, टैक्सेस थे, इंपोर्ट ड्यूटीज थी, उनको कम किया गया या फिर उनको हटाया गया, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आसानी से अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके और अपना सामान यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सके और सामान यहाँ पर बेच सके। तभी तो सही मायनों में ग्लोबलाइजेशन होगा बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जो भारी मात्रा में रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ना, ऐसी रेस्ट्रिक्शंस जो हमारी इकोनॉमी को, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी दुनिया की इकोनॉमी से काटती हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को यहां से हटा दिया गया, ठीक है। अब कहता है कि उसमें रोल किसका था बच्चे, देखो जो वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया के साथ जोड़ना, उसको पूरा करता था बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WTO, फुल फॉर्म उसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था बच्चे 1995 में, ठीक है। और अंडर द ऑर्गेनाइजेशन G8TT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो जनरल एग्रीमेंट है ना पूरी दुनिया के ट्रेड और टैरिफ को लेके, मेनली उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। मेनली ये फाउंड किया था बच्चे 1948 में, इंडिया ने ज्वाइन किया था 1995 में। पहले 23 नेशन थे इसके बीच में, अब मैक्सिमम दुनिया इसके अंडर में आ चुकी है। मैक्सिमम दुनिया का मतलब बच्चे जितने भी दुनिया, जितने टोटल कंट्रीज है ना, अभी जितनी टोटल कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, वो सब WTO के एग्रीमेंट्स के अंदर में आते हैं। अब जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, बाकी जैसे इंडिया पाकिस्तान से करता है, चाइना से करता है, अमेरिका से करता है, और कंट्रीज जो आपस में करती हैं, वो सब किसके रूल्स और गाइडेंस के अंडर में होता है, वो सब होता है बच्चे WTO की गाइडेंस के अंडर में। मतलब ये एक एपेक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड एंड टैरिफ्स को देखता है। जो ट्रेड, जितनी भी ट्रेड की एक्टिविटीज होती है ना, उनको गवर्न कौन करता है बच्चे, उनको गवर्न करता है WTO। अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम WTO में जाके शिकायत कर सकते हैं, कोई हमारे खिलाफ शिकायत कर सकता है कि हमारे साथ ट्रेड में ये मिसबिहेव हो रहा है, ठीक है। ये वो तरह का है। अब इसको बनाया क्यों गया था बच्चे, कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके, और एक पैनल भी बनाया जा सके जो इस जो ट्रेड होता है उसको कंट्रोल कर सके, नेगोशिएट कर सके, जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, आजादी मिलती है जो, उसको पूरा कर सके, ठीक है। और जो जितने भी ट्रेड के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना दो देशों के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, भाई ये यहाँ पर एक्सपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, इंपोर्ट में वो प्रॉब्लम है,
तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। या फिर जो डिसीजन मेकिंग होती है इंडिया को चाइना को लेके या अदर कंट्रीज को लेके या अदर कंट्रीज की इंडिया को लेके, उनमें क्लियरिटी को लेके आए कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, कि भाई कौन कौन से फायदे मिले हमें जो एलपीजी पॉलिसीज को अपनाया गया। सबसे पहले मेरिट्स पढ़ते हैं। अब वाइब्रेंट इकोनॉमी, मतलब हमें एक वाइब्रेंट, एक खुली इकोनॉमी, एक सशक्त इकोनॉमी मिली बच्चे, किसके कारण? एलपीजी पॉलिसीज के कारण। हमारी जीडीपी आज 8% के आसपास पहुंच चुकी है। अगर करंट की बात करूं तो बच्चे करंट में हमारे पास 4 या 4.5% के आसपास की है, जो आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 26 अप्रैल को, वो 4-4.5% के आसपास की है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है स्टिमुलेंट टू इंटरनेशनल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था ना, उसको एकदम से उसमें बूस्ट किया गया, एकदम से इंक्रीमेंट हुआ, एकदम से बढ़ावा मिला, किसके कारण? जो एलपीजी पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई थी उसके कारण। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी इसमें ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वो ए चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था ना, जो लगातार इंक्रीज करता जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था, हमारा जो जितना रेवेन्यू मिलता है, जितना एक्सपेंडिचर होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस लगातार इंक्रीज करता जा रहा था ना, जो एक्सपेंडिचर की साइड का खर्चा हमारा वो इंक्रीज करता जा रहा था, उस पर उसने रुकावट लगाई। उन एलपीजी पॉलिसीज ने उनको कंट्रोल किया। चेक ऑन इन्फ्लेशन, जो हमारे देश में महंगाई जो लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी ना सिंस 1991 के बाद या उससे पहले भी, तो उस पर उसने एक चेक लगाया, उस पर एक रुकावट लगाई, उसको कंट्रोल किया, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं महंगाई पे कंट्रोल हुआ हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है हमारे पास कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कि कंज्यूमर को, जो खरीदार है, बायर है, उसको क्या मिली है? आजादी मिली है। मैं चाहूं तो इस दुकान से खरीदूं, मैं चाहूं तो उस दुकान से खरीदूं, मैं चाहूं तो ये प्रोडक्ट खरीदूं, मैं चाहूं तो वो प्रोडक्ट खरीदूं। लेकिन पहले ऐसे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं थे। हमें पहले सिर्फ सरकारी संस्थानों से ही खरीदना होता था, ना ही उनमें कोई कंपटीशन, एक तरह की मोनोपोली होती थी। जैसा सामान उन्होंने बना दिया वैसे हमें लेना पड़ेगा, जिस क्वालिटी का बना दिया उस क्वालिटी का हमें लेना पड़ेगा, जिस स्टैंडर्ड का बना दिया उस स्टैंडर्ड का हमें लेना पड़ेगा। मतलब कंज्यूमर के पास कोई भी आजादी नहीं थी कि वो अपनी मन मर्जी का सामान खरीद सके या अपनी मन मर्जी की क्वालिटी का सामान खरीद सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वो बात करता है अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें एकदम से इंक्रीमेंट हुआ। पहले वो बताया था ना आपको लास्ट चैप्टर्स में कि हमारे पास 10 दिन का भी फॉरेक्स नहीं बचा था। एलपीजी पॉलिसी के बाद वो एकदम से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और आज भी देखना, आज वो 450 करोड़ डॉलर के आसपास का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा इतना ही अप्रॉक्स है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, के जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं अदर कंट्रीज के, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, वो इंडियन कंपनीज में क्या कर रहे हैं? वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। पहले क्या था बच्चे, हमारे देश की जो हमारी सरकार थी, जो पॉलिटिकल बाउंडेशंस थी, उन्होंने हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाउंडेशंस लगा रखी थी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एलपीजी पॉलिसीज अपनाने के बाद हमारा क्या फायदा हुआ है, क्या मेरिट हुआ है हमें, कि हमें उनके थ्रू पैसा मिल रहा है, कैपिटल मिल रही है, ठीक है, कैपिटल गुड्स मिल रही है, प्लांट मशीनरी मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब एलपीजी पॉलिसीज के बाद क्या हुआ है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है बच्चे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, आईटी सेक्टर में हमारी ग्रोथ हुई है। तो उसके कारण क्या हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की साख इंक्रीज हुई है, एक अच्छी इकोनॉमी उभर के आए हम लोग, दुनिया हम पे विश्वास करने लगी है। एक ऐसी इकोनॉमी जो हर तरह की प्रॉब्लम झेल सकती है, हर तरह की ओपननेस है उसके अंदर, ये सब एलपीजी पॉलिसीज के कारण हुआ है बच्चे, ठीक है। अब जहां पर हमने कुछ पॉलिसीज अपनाई हैं, कुछ हमें उसके फायदे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके हमें नुकसान भी हुए होंगे, कुछ घाटा भी हुआ होगा। तो कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। डिमेरिट्स कौन से बच्चे? नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। आप सभी जानते हैं 1991 से पहले हमारा देश, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसमें मेनली डोमिनेंस किसकी है बच्चे? उसमें मेनली डोमिनेंस थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। लेकिन जब से ये एलपीजी पॉलिसीज आई हैं, इसने कहां पर इफेक्ट डाला है? मेनली इफेक्ट इसने डाला है बच्चे हमारे सेकेंडरी सेक्टर पे और टेरिटरी सेक्टर पे। तो मतलब कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर को इग्नोर किया गया है यहाँ पर। और आप सभी जानते हैं भारत जैसे देश में, जहां पर लोगों का मेन काम ही क्या है बच्चे? एग्रीकल्चर है, क्योंकि हम एक इरा से एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, उससे ज्यादा इंप्रूव हम लोग नहीं हुए। लेकिन इन एलपीजी पॉलिसीज के कारण क्या हुआ बच्चे? कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसको इग्नोरेंस फेस करनी पड़ी है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। ये एक सब
सबसे बड़ी मेरिट है भारत जैसे देश के लिए। ठीक है, अगले पॉइंट में वो बात करता है हमारे पास कि अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस के जो ग्रोथ प्रोसेस चला है ना बच्चे एलपीजी पॉलिसीज के बाद, जो मेनली ध्यान दिया गया है वो सिर्फ अर्बन सेक्टर्स पे दिया गया है, मेनली शहरों की तरफ उसका ध्यान दिया गया है। ठीक है, मतलब शहरों की तरफ अगर ध्यान दिया है तो इग्नोर किसको किया है बच्चे, इग्नोर इन पॉलिसीज में किया गया है गांव को। और आप सभी जानते हैं, इस बात से भली भांति वाकिफ है कि हमारे देश में उतने शहर नहीं है जितने यहाँ पर गांव हैं। तो मतलब अगर गांव पे ध्यान नहीं दिया गया, शहरों पे ध्यान दिया गया है, तब पॉलिसीज का ये रिजल्ट है। और अगर गांव पे ध्यान दिया होता तो हमारा देश आज एक डेवलपिंग कंट्री ना होके एक डेवलप्ड कंट्री होता, मतलब अगर पूरा काम होता। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इकोनॉमिक कॉलोनिज्म के एक तरह का इकोनॉमिक कॉलोनिज्म बना है जो हमारे देश में पहले ब्रिटिशर्स बना के गए थे ना, अब भी हम लोग विदेशी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पंगु बन के रह गए हैं यहाँ पे, उन्होंने कॉलोनी बना लिया है यहाँ पे, एमएनसीज, बड़ी बड़ी एमएनसीज आके। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब एलपीजी पॉलिसी ऐसी है बच्चे जहां पे कंज्यूमर को खुल ओपननेस मिली है। इन पॉलिसीज के कारण क्या हुआ है, कंज्यूमर की पावर ज्यादा इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मेनली किसकी सुनी जाती है यहाँ पर, कंज्यूमर की सुनी जाती है। ठीक है, तो कंज्यूमरिज्म बढ़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता है वो लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, कि ग्रोथ प्रोसेस ऐसी रही है बच्चे यहाँ पे कि उसमें लूप होल्स रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण नीति रही है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें रही हैं कि उसने सभी पर पूर्णतः ध्यान नहीं दिया। आप सभी को पता मैं पूर्णतः बात किसकी कर रहा हूँ, तीनों सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन ध्यान यहाँ पर किस पे दिया गया है, मेनली हमारे सेकेंडरी सेक्टर पे या फिर टेरेस्ट्रियल सेक्टर पे, या अगर मैं बात करता हूं तो मेनली सर्विस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। आईटी फोकस्ड ग्रोथ रही है हमारी, तो लूप साइड ग्रोथ रही है। लूप साइड मतलब जहां पर कुछ कमी हो, एक ग्रोथ ऐसी जो पूर्णतः सफल ना हो, एक बीच वाली जो सफल भी नहीं और असफल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता है कल्चरल एरोजन। आप सभी ने कल्चरल एरोजन की बात सुनी होगी, जहां पर कटाव होता रहता है। कटाव किस चीज का बच्चे, जो हमारा कल्चर है। आप सभी जानते हैं जब विदेशी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, उनका सामान यहाँ बिकेगा, तो हम लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति से लुप्त होते जा रहे हैं और जो वेस्टर्न कल्चर है, जो अदर कंट्रीज का कल्चर है, उसको फॉलो अप करते जा रहे हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, हमारे ट्रेडिशंस है, उनसे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है इन एलपीजी पॉलिसीज का, इनकी डिमेरिट्स रही हैं। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में इतना ही। आशा करता हूं आपको आज का पूरा टॉपिक और पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।